Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture. Let's start today's lecture. आज हम चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन से टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद ये देखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ऑफ सॉल्वेंट बाय अ सॉल्यूट ये किस तरह से होती है, और फिर वो जो डिप्रेशन हुई है उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो आज हम मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 21 और 23 को डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय सॉल्यूट किस तरह से है। तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। Freezing point है the freezing point of a substance is temperature at which solid and liquid phases of substance coexist। तो ये पहली डेफिनेशन है हमारे पास कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लिक्विड स्टेट का जब हम टेम्परेचर, लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जी, फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। और इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाएं तो उसको भी हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जी, तो लिक्विड से जो है इनकी तो हमें समझ में आती है कि इनका वेपर प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट्स जो सॉलिड होते हैं इनका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन लिक्विड से बहुत थोड़ा सा। जी, तो स्टूडेंट्स व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्व, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि उनका वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से डेवलप हो जाती हैं और वो आसानी से वेपराइज नहीं होते, तो यूं उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं किस चीज की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, किसमें, सॉल्वेंट में, और हम जानते हैं कि उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा तो कम हो जाएगा। एट फ्रीजिंग पॉइंट देयर आर टू थिंग्स इन द वेसल। से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्या दो चीजें हैं, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होगा उस वक्त, और सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। किस लिए? इसलिए कि वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी चीज को हमने नेक्स्ट एक ग्राफ की मदद से डिस्कस करना है कि सॉल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में कैसे आएगा और सॉल्वेंट तब तक सॉलिड किस तरह से हो चुका हो। जी, the solution will freeze at temperature at which vapor pressure of both liquid and solids are same। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की थी कि जब दोनों का वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का सेम होगा तो वो हमारे पास वेपर प्रेशर। It means that solution should freeze at lower temperature than pure solvent। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम आएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से कम होगा, और इसको हम एक ग्राफ की मदद से डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट,
plot a graph between vapor pressure and temperature for pure solvent and that of solution। तो अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में। तो पहला ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे इसके अंदर वो प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा और दूसरा ग्राफ जो होगा वो सोल्यूशन के लिए होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ग्राफ। अब इस ग्राफ की मदद से हम इस अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो इसमें क्या है देखें, द कर्व ए बी सी इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। तो वो कौन सी कर्व है जो प्योर सॉल्वेंट के लिए है? जी तो ये है कर्व हमारे पास स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। अब इसमें इस ग्राफ में थोड़ा सा देखें कि ये जो ए है ये लिक्विड स्टेट है और जब हम इसका टेम्परेचर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास वेपर प्रेशर है। तो जब ये हमारे पास लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, ठीक, और इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है। तो जब हम इसका, अब हमने इसको यूं चलाना है कि इसका टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, बतदरीज कम करते जा रहे हैं। तो देखिए इधर से इसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है और ये बी पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इसके अंदर दोनों ही मींस लिक्विड फेस भी है और सॉलिड फेस भी है, तो दोनों ही एग्जिस्ट करे। तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर दोनों ही एग्जिस्ट करे, मींस यहां पर हमारे पास सॉलिड फेस और लिक्विड फेस दोनों का वेपर प्रेशर सेम। तो ये वाला जो बी पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास असल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। द कर्व ABC is for pure solvent, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए कर्व है स्टूडेंट्स। द सॉल्वेंट फ्रीज एट टेम्परेचर T1, तो ये टेम्परेचर T1 है जो B से क्रॉसपॉन्ड आया है। T1, the solvent freeze at temperature T1 corresponding to the point B, ये B पॉइंट से बिल्कुल हमने सीधा ये T1 टेम्परेचर लिया। तो ये क्या चीज है हमारे पास? ये हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहां से देखें, ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ कि A से B तक इसकी लिक्विड फॉर्म है और B से C तक इसकी सॉलिड फॉर्म है। ये लिक्विड सॉल्वेंट लिखा हुआ है और ये फ्रोजन सॉल्वेंट, मींस ये उसकी सॉलिड फॉर्म है। जी, व्हेन वेपर प्रेशर of freezing solvent is P0, then the portion of the curve BC is for the solid solvent। तो जो पोर्शन B और C है ये फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए यूज हुआ है। दिस पोर्शन has a greater slope showing that the change of vapor pressure with the change of temperature is more rapid। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है देखिए उसका वेपर प्रेशर और कम हो रहा है, क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी। तो जब वो सॉलिड के फॉर्म में आ चुका है तो उसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर बहुत थोड़ा सा हो गया, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ मोशन होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड भी नहीं होते। जी, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इसके अंदर किसी सल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे तो अब हमने ये जो नीचे वाला कर्व है इसको डिस्कस करना है कि ये किस तरह से बना है। अब एक चीज थोड़ी सी अपने जहन में लाएं कि जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखा था कि जब हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जब वो सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर ये है, जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में आया है तो उसका वेपर प्रेशर ये है। जी, तो ये है हमारे पास द कर्व DEC फॉर द सॉल्यूशन मीट द कर्व BC एट पॉइंट E। किस तरह से है जी, ये इधर मैंने इसको मेंशन किया है। देखिए ये D पॉइंट, D क्या है? जो हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था जब हम उसमें सल्यूट की एडिशन कर चुके हैं तो तब उसका वेपर प्रेशर है, मींस ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और हम ये जानते हैं कि जब सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से डेवलप होती हैं तो तब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये उसका वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम है। तो अब यहां से देखें कि वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास कम हो गया है। अब देखें ये जो कर्व हमारे पास बनी है ये बनी है D से E पॉइंट और C तक, DEC। तो ये जो कर्व है DEC, ये कर्व BC कर्व को मीट करती है एट पॉइंट E। अब ये जो पॉइंट E है ये असल में फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। ये वाला जो E पॉइंट हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का।
तो देखें ये कम टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक जी। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T2 एंड corresponds to the vapor pressure P which is lower than P naught। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो E पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको हमने T2 कह दिया। अब अगर ऊपर से y एक्सिस के ऊपर आप देखें B पॉइंट ये इधर, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो P नॉट हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और P प्रेशर है हमारे पास किसका, सॉल्यूशन का, तो इसका वेपर प्रेशर ही कम हो गया। तो जब हमारे पास दोनों के वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का सेम आएंगे तभी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो चूंकि वेपर प्रेशर शुरू से ही कम हो गया था तो इसलिए हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ा जी। द रीजन इज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। उसकी रीजन यही है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्वेंट का, उसमें से हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है, तो ये हमारे पास उसकी डिप्रेशन मींस डेल्टा टी एफ वैल्यू आ जाएगी। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 जो है ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और T2 जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। दिस डिप्रेशन in freezing point delta TF is related to molality of the solution, बिल्कुल जैसे elevation of boiling point के अंदर हमने देखा था। This relationship is similar to the elevation of boiling point। जी किस तरह से है, वहां पर डेल्टा टी भी हमने लिया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू है के एफ मोलैलिटी। के एफ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, तो Kf is called Molar freezing point constant or cryoscopic constant and M is the molality of the solution। तो ये M जो है ये molality of solution है और ये Kf जो है ये हमारे पास cryoscopic constant कहलाता है जी। To get the final expression, let us put the following expressions of the molality in the equation। अब हम स्टूडेंट्स जो मोलैलिटी की वैल्यू है जो कि हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर फॉर्मूला लगा के तो हमने फाइंड की थी, मोलैलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर हमारे पास 1 kg है, तो मोलैलिटी जो है ये हमारे पास यहाँ पर है 1000 W2, ये है हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट, और W1 जो है ये है हमारे पास मैस ऑफ सॉल्वेंट, और M2 मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, इसको मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस भी हम कह सकते जी। तो डेल्टा TF हमारे पास हम जानते हैं इज इक्वल टू है KF और M। अब हम इस M मोलैलिटी की वैल्यू ये वाली जो है ये इधर पुट करेंगे, तो जो हमारे पास डेल्टा TF वैल्यू है वो बन जाएगी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1000 W2 over M2 cross W1। W1 क्या है, mass of solid, where W2 is mass of solute, M2 is equal to molar mass of solute, और हमारे पास W1 क्या है, that is mass of solvent in kg। अगर हम यहां से M2 को मॉलिक्यूलर मैस को या मोलर मैस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस m को हम इस साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा TF से इसको डिवाइड कर, तो ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से फिर बन जाएगी। आफ्टर रीअरेंजमेंट हम इसका मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट M2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस डिप्रेशन को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और ये हम करते हैं बाय बेकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस से। अब ये बेकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस जो है ये हमारे पास क्या है और इससे हम किस तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करते हैं इसको हमने देखना है। सबसे पहले बेकमैन अपरेटस है। देयर आर मेनी मेथड्स बट बेकमैन मेथड्स इज इजी टू परफॉर्म। द apparatus consist of 3 मेजर पार्ट्स है, तो जो apparatus है उसके 3 पार्ट्स है हमारे पास।
एक इसमें फ्रीजिंग ट्यूब है। अ फ्रीजिंग ट्यूब इज विद side arm. It contains a solvent or solution and is fitted with stirrer and a Beckman thermometer. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो फ्रीजिंग ट्यूब होती है और इसके साथ एक साइड आर्म होता है। तो स्टूडेंट्स इस साइड आर्म से हम सॉल्वेंट की भी एडिशन कर सकते हैं, सोल्यूट की भी एडिशन करते हैं, और इसके साथ एक स्टेरर है जिसकी मदद से सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को शेक किया जाता है, और बेकमैन थर्मोमीटर। तो बेकमैन थर्मोमीटर जो होता है ये बेसिकली इसी को हम यूज करते हैं। क्यों इसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसकी मदद से हम 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। चूंकि जो सॉल्यूशन हमने बनाना है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होना है, तो उसके अंदर जो चेंज है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो इसलिए हम बेकमैन थर्मोमीटर को प्रेफर करते हैं। एन आउटर लार्जर ट्यूब इनटू विच फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्टेड, और एक इसके बाहर बड़ी ट्यूब होती है जिसके अंदर हम इस फ्रीजिंग ट्यूब को एडजस्ट करते हैं। द एयर जैकेट इन बिटवीन these tubes helps to achieve the slower and more uniform rate of cooling. तो इन दोनों के दरमियान में जो लार्जर ट्यूब है और जो हमारे पास फ्रीजिंग ट्यूब है, इन दोनों के दरमियान में एयर जैकेट है, मींस वैक्यूम। वो किस लिए है? ताकि यूनिफॉर्म कूलिंग हो। अ लार्ज जार कंटेन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, और इन दोनों को हम बड़े जार के अंदर, जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला जाता है, उसके अंदर रखते हैं। तो आइए आपको इसकी डायग्राम दिखाते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है बेकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस। और फ्रीजिंग ट्यूब कौन सी है? ये वाली स्टूडेंट्स फ्रीजिंग ट्यूब आपको दिखाई गई है। ये इसका साइड आर्म है और इसको हमने फिट किया है एक आउटर ट्यूब के अंदर, और इस आउटर ट्यूब और ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है, इन दोनों के दरमियान में ये एयर जैकेट है। जी तो इस एयर जैकेट का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसने स्लो और यूनिफॉर्म कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। और ये स्टूडेंट्स आउटर जार है, ये वाला। इस आउटर जार में हमने फ्रीजिंग मिक्सचर लिया। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसको मेजर किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं। अराउंड 20 to 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन फ्रीजिंग ट्यूब। तो ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसके अंदर हमने 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट के लेने हैं। क्योंकि मोलैलिटी है तो हम मैस लेंगे। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन द सॉल्वेंट। तो ये जो बल्ब है ये वाला, ये सॉल्वेंट के अंदर कहता है कि डिप होना चाहिए। और उसके साथ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज मेजर्ड। तो सबसे पहले तो हम फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हैं किसका? सॉल्वेंट का। उसका क्या तरीका है? बाय डायरेक्टली कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन फ्रीजिंग मिक्सचर। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब है जिसको हमने इधर आउटर ट्यूब के अंदर फिट किया हुआ है, इसको हमने फ्रीजिंग मिक्सचर में डायरेक्टली कूल डाउन करना है। तो जब हम इसको कूल डाउन करेंगे इधर से, तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर जो होगा ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा, और ये एयर जैकेट जो है ये स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगी। और ये जो सॉल्वेंट है इसका टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो अब हमने इसमें ये देखना है कि जैसे ही इसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो, हमने इसका टेम्परेचर नोट करना है इस थर्मोमीटर की मदद से। अच्छा, तो अब हम इसका टेम्परेचर जो है जिसको हमने T1 बोला था वो नोट कर लिया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि द फ्रीजिंग ट्यूब इज देन पुट इन एयर जैकेट एंड कूल्ड स्लोली। तो अब वो हमें ये बात बता रहा है कि जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसको हमने इस एयर जैकेट के अंदर पुट किया है, रखा है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा करें। इन दिस वे एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डिटरमिन्ड। तो इस तरह से हम उसको डिटरमिन कर लेते हैं। नाउ द सॉल्वेंट इज रीमेल्ट बाय रिमूविंग द ट्यूब फ्रॉम द बाथ। तो जब हमने T1 नोट कर लिया, मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने नोट कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है? उसके बाद हमने इस फ्रीजिंग ट्यूब को बाहर निकालना है और वो सॉल्वेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में आ चुका था उसको दोबारा से मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे? जब सॉल्वेंट मेल्ट हो जाएगा तो इस साइड आर्म से एक नॉन क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी सी, हम नॉन क्वांटिटी इसके अंदर सॉल्यूट की ऐड करेंगे। इस स्टीरर की मदद से उसको हम मिक्स अप कर देंगे, डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद दोबारा उसको हम एयर जैकेट के अंदर फिट करेंगे और उस एयर जैकेट को हम
इसमें दोबारा फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखेंगे और उसी तरह से जैसे हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया था सॉल्वेंट का, बिल्कुल इसी तरह से हम फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। एंड वेट अमाउंट 0.2 to 0.3 ग्राम ऑफ द सोल्यूट is introduced in the side tube। इस साइड ट्यूब से कहता हमने उसको वेट किया सल्यूट का और उसको ही एडिशन कर दी। जब हम एडिशन कर चुके तो उसके बाद the freezing point of the solution is determined while stirring the solution। तो फिर कहता हम फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं सॉल्यूशन का, साथ साथ हम उसको स्टिर कर रहे हैं। the difference of the two freezing point gives the value of delta TF। जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर भी देखा था कि हमारे पास जब सॉल्यूशन बना तो तब वेपर प्रेशर जो था वो कम हो गया और हमारे पास T1 वैल्यू ज्यादा आई और T2 वैल्यू कम आई। और इसी तरह से डेल्टा TF जो प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था, डेल्टा TF is equal to T1 minus T2 and the following formula used to calculate the molar mass of solute। और जनाब हम इस फॉर्मूले को पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका जो मोलर मैस है, अगर हमारे पास मोलर मैस कब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम हमारे पास कोई अननोन मैस दे दिया जाए तो हम उसका मॉलिक्यूलर मैस मोलर मैस जो होता है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि F हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और ये हर सॉल्यूशन का अलग से कांस्टेंट वैल्यू होती है। और बाकी ये हमारे पास फॉर्मूला है 1000। W2 हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट है, W1 हमारे पास मैस ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों हमने नोन क्वांटिटीज ली थी। और डेल्टा TF वैल्यू जो है ये अभी हमने कैलकुलेट की थी। उसको किस तरह से करते हैं, T1 माइनस T2 मींस जो सॉल्वेंट का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आता है उसमें से हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मेथड कि हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ कुछ मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल हैं, जैसा कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 21 है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जी तो हमारे पास है 4.675 grams of a compound with empirical formula C3H3O were dissolved in 212.5 grams of pure benzene। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेंजीन जो है ये हमारे पास सॉल्वेंट है जी, और जो मैस ऑफ सॉल्यूट उसने डिसॉल्व किया है वो 4.675 ग्राम है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड। अब उसने फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमें बताया है, डेल्टा TF वैल्यू वो उसने मेजर करके T1 माइनस T2 हमें बताई है और वो है 1.02 सेल्सियस, लेस देन दैट ऑफ प्योर बेंजीन। डेफिनेटली वो कम ही आना था। the मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन। तो बेंजीन के लिए जो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 5.1 सेल्सियस। कैलकुलेट relative molar mass and molecular formula of the compound। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। और ये है हमारे पास का मैस ऑफ सॉल्वेंट W1, ये जैसे हम जानते हैं ये हमारे पास है 212.5 ग्राम्स और इसके साथ मैस ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है W2 4.675 ग्राम है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जैसे आपको बता रहा था कि ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया, ये है 1.02 सेल्सियस और KF is equal to 5.1 सेल्सियस। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दिया गया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमसे पूछा गया है तो इसलिए हमें ये भी चाहिए। और इसके साथ हमने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस कैलकुलेट कर लिया है और वो है 55 ग्राम्स पर मोल। अच्छा जी, तो इसके लिए अब हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, द रिलेटिव मोलर मैस। किस तरह से हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्लाइंग फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसके अंदर अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। KF 5.1 1000, W2 हमारे पास 4.675 ग्राम है और W1 हमारे पास 212.5 ग्राम है। डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.02 सेल्सियस वो हमने पुट की, तो इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास आ गया 110 ग्राम्स पर मोल।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 110 जो है ये हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। इंपेरिकल फार्मूला मास हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से देखें, हमारे पास एक रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम n की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो वो मास हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 110 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आया है और 55 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका इंपेरिकल फार्मूला मास आया था और इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, वही फार्मूला दोबारा से लिखा है, n की वैल्यू पुट की है 2, इंपेरिकल फार्मूला हमें गिवन था C3H3O, तो यूं हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6O2। जी, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसके साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 23 की तरफ चलते हैं और ये है हमारे पास 3 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट X अननोन है आर डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ ईथर। ईथर जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्वेंट है और इसका मोलर मास जो है वो है 74 ग्राम पर मोल एट, ये टेम्परेचर दिया उसने 293 केल्विन रूम टेम्परेचर के ऊपर है। द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर फॉल्स फ्रॉम, अब उसने वेपर प्रेशर दिया है हमें दोनों का, तो वो कितना है जी, ये इसका वेपर प्रेशर जो है ये है 442 टॉर से कम होके 426 टॉर हो गया अंडर दिस कंडीशन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट X, तो वो हमें कहता है कि जो मोलर मास है सोल्यूट का X उसको कैलकुलेट करें। जी, तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है जी, 50 ग्राम हमें गिवन है। उसके साथ मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास वो 3 ग्राम है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें जो मोलर मास वो गिवन दिया गया था 74 ग्राम ईथर का, और द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर है वो ये वाला है 442 टॉर, और जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आया था तो वेपर प्रेशर कम हो गया था, मींस इसका, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और ये है हमारे पास 426 टॉर। तो जो डेल्टा पी वैल्यू हमारे पास आएगी वो किस तरह से, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पी नॉट है ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है, और ये वाला जो सिंपल पी है हमारे पास, ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जी, तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये 442 हमारे पास वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के लिए, माइनस 426 सॉल्यूशन का, तो आंसर हमारे पास डेल्टा पी का आ गया 16 टॉर। M2 को कैलकुलेट करना है तो M2 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाय W1। यहाँ पर W2 मास ऑफ सोल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M1 जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। जी, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। P नॉट हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो 442 है, वो पुट किया। डेल्टा P की वैल्यू 16 अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो पुट की। 3 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है वो लगाया। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 74 है। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया, वो 50 है, उसकी वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 122.65 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया। जी, तो स्टूडेंट्स आज हमने जिन चीजों को डिस्कस किया है आइए इनको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन सी चीजें देखी हैं। जी, आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट को देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उसके साथ हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को देखा कि ये डिप्रेशन सॉल्वेंट जो होता है जब सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है तो कैसे हो जाती है। उसके साथ हमने मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को देखा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या था जी, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास है कि जब सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करें जिस स्टेज के ऊपर, या जब हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाए तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय सोल्यूट किस तरह से थी
जी, इसको हमने इस एक ग्राफ की मदद से देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी ये कर्व हमारे पास किसकी है, सॉल्वेंट की है, और इसके अंदर ये जो बी पॉइंट है और ये T1 टेम्परेचर जो है ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है। ए से बी तक इसका लिक्विड फेज है और बी से सी तक इसका सॉलिड फेज है। उसके बाद जब हमने इसके अंदर सल्यूट की एडिशन की तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मीन से ये डी पॉइंट, ये जो कर्व हमारे पास बना ये डी ई सी बना था, और इस डी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये ब्लू लाइन के अंदर। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करते गए ये भी कम होता गया, और ई पॉइंट के ऊपर इसने मीट किया बी और सी कर्व को। तो ये जो ई पॉइंट आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मींस ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया T2, और यहां से हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया था डेल्टा टी एफ को। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2, मींस हमने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया था, तो यूं हमारे पास डिप्रेशन निकल आया था। और इसको मेजर किस तरह से किया, चलिए हमने बैकमैन अपरेटस को यूज किया था। तो ये वही बैकमैन अपरेटस की आपके सामने दोबारा से डायग्राम है। इसके 3 पार्ट्स है। एक इसके अंदर फ्रीजिंग ट्यूब है साइड आर्म के साथ, और ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसके अंदर एक स्टीरर है और उसके साथ एक थर्मामीटर है, बैकमैन थर्मामीटर है। और ये जो बैकमैन थर्मामीटर है इसकी मदद से हम 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इस फ्रीजिंग ट्यूब को हमने फिट किया था आउटर ट्यूब के अंदर, और इस आउटर ट्यूब और फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर ये एक एयर जैकेट है। इसका फंक्शन आपको तब समझाया था कि ये स्लो और यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए यूज की जाती है, और इन दोनों चीजों को हमने रखा था फ्रीजिंग मिक्सर के अंदर। ये फ्रीजिंग जार है, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया था और उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने नोट किया था। उसके बाद हमने एक नॉन क्वांटिटी 0.2 से 0.3 ग्राम कोई भी स्मॉल क्वांटिटी हमने सल्यूट की इसके अंदर ऐड की, इसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद दोबारा इसके अंदर फिट कर दिया और इसे फ्रीजिंग मिक्सर के अंदर रखा, और फिर हमने यूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया दूसरी दफा। जी, तो पहले हमने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया, फिर हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया था इसके अंदर, जो कि सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम। यहाँ पर एक छोटी सी असाइनमेंट है, बिल्कुल आसान सी है, आप आसानी से इसके आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपसे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पूछी मैंने ये पूछा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है जब वो एज अ सॉल्वेंट है, और जब उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आएंगे हम, राइट द वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दो सॉल्यूशन है यहाँ, 0.01 मोलर और उसके साथ है 0.1 मोलर। ये दो सॉल्यूशन है, इन दोनों के आपने वेपर प्रेशर भी फाइंड करके लिखने और साथ उसके फ्रीजिंग पॉइंट भी लिखने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स उसके साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह।